तो चलो बच्चों, अब हम लोग अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना शुरू कर दे, मतलब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है तो वो किसके तरह एक्ट करेगा सर? अब वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। क्यों? मैंने बताया था कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो अगर उसको कहीं से भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा सर? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक बात है, ये बातों को बता रखा हूं सर, बिल्कुल बता रखे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इसको कहीं से एसिडिक हाइड्रोजन मिलता ही नहीं है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहीं से भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलता ही नहीं है तो ये किसके तरह एक्ट करेगा बेटा? अब सर ये एक बेस की तरह एक्ट करेगा। किसके तरह? एक बेस की तरह एक्ट करेगा। सॉरी, अगर उसको एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। पहली प्रायोरिटी क्या थी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को की पहली प्रायोरिटी क्या थी? उसको एज अ बेस ट्रीट करो। लेकिन जब आप उसको एज अ बेस ट्रीट नहीं कर सकते तब आप उसको एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करो। ठीक है? हाँ सर, बट आपको एक बात ध्यान देना है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है लेकिन फेयर न्यूक्लियोफाइल है। फेयर न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, टॉपिक को कंप्लीट भी करेंगे। बट अभी आओ देखो, अब देखो यहां पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? यहां पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? सर नहीं। सर आपने एसिडिक हाइड्रोजन के जितने भी केस करवाए हैं इनमें कोई भी मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब यहां पर ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R नेगेटिव है ये किसके तरह एक्ट करेगा सर? अब ये यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। किसके तरह एक्ट करेगा सर? ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और बेटा अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने जा रहा है तो ये क्या करेगा? ये जाएगा इस R डैश पर अटैक करेगा, ये Cl नेगेटिव बाहर होगा, यहां Cl नेगेटिव बाहर होगा और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो R डैश बनेगा। ठीक है? अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो हमें न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है वो ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी वजह से अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है बेटा तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा सर? ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। सर SN1 क्यों नहीं फॉलो कर रहा? इसके पीछे का सबसे सिंपल सा लॉजिक ये है। सबसे पहला लॉजिक बेटा SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले चीज हम लोग क्या देखते थे सर? सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो सॉल्वेंट होगा वो पोलर एप्रोटिक होगा। यही से हम लोग SN1 के लिए नहीं सोचेंगे, SN1 के लिए हम लोग यहीं से नहीं सोचेंगे, अवॉइड कर देंगे। ठीक है? हाँ सर। दूसरी चीज क्या है बेटा कि SN1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता था, SN1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता था और यहाँ पर उतनी कंडीशन डेवलप नहीं हो पाती है जिससे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाए। तो 99% केस में हम लोग क्या मान के चलेंगे कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है तो वो SN2 मैकेनिज्म को शो करेगा। किसको शो करेगा? SN2 मैकेनिज्म को। और अगली बात ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर हर केस में जो हमारा हैलाइड है वो क्या है सर? हर केस में हैलाइड 1 डिग्री है, हर केस में हैलाइड 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री हैलाइड SN1 पाथ को शो नहीं करता, SN2 पाथ को शो करता है। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। देखो ये सारी चीजों आप लोगों ने पढ़ लिया है, इन सारी चीजों को आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है? तो मैं यहाँ से बस रिवीजन ही करवा रहा हूँ। ठीक, अब आगे देखो। अब यहाँ पे बेटा क्या होगा? अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कितना एक्ट कौन करेगा? तो बच्चा बोलेगा सर जो ये वाला चीज है, जो ये वाला हमारा पार्ट है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट तो कर रहा है लेकिन इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये फेयर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल है। बस आपको इस बात को याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बहुत बढ़िया बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है? पक्की बात सर, बिल्कुल पक्की बात। तो ये करेगा क्या? ये नेगेटिव पार्ट जाएगा बेटा, जाएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये क्लोरीन ग्रुप बाहर होगा, ये क्लोरीन ग्रुप बाहर होगा। ठीक है? तो सबसे पहले सर प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? सबसे पहले इतने पार्ट को बना लो, बना लिए, हाँ सर। फिर यहाँ पे क्या कर दो? यहाँ पर ये वाला कार्बन ने अटैक किया था ना, इस वाले कार्बन ने अटैक किया था ना सर, बिल्कुल। तो लिख दो CH2 फिर CH3। अब ध्यान देना कि इस वाले कार्बन ने इस 1 डिग्री कार्बन पर अटैक किया था, इस वाले कार्बन ने इस 1 डिग्री कार्बन पर अटैक किया था, हाँ या ना? हाँ सर। तो जो बॉन्ड बनेगा वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा वो इस 1 डिग्री कार्बन और इस कार्बन के बीच में बनेगा, हाँ या ना? सर बिल्कुल बनेगा। तो अब क्या कर दो?
इन दोनों को आपस में जोड़ दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, बन गया प्रोडक्ट हमारा, बन गया प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, बाकी आपको करने आता है, चीज़ों को मैं सिखा चुका हूँ। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, सर यहाँ पर हमारा CH3 नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा सर, CH3 नेगेटिव यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, यानी कि ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब होगा क्या, सेम वे में ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये Cl ग्रुप बाहर होगा और क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा CH3, फिर CH3 के बाद CH3 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। मतलब क्या, मतलब ये बस करना है कि यहां से Cl को बाहर निकालो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है उसको उस पोजीशन पे ऐड कर दो। जिस पोजीशन पे Cl लगा है उस Cl को बाहर निकालो, Cl वाले पोजीशन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऑब्टेन्ड न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दो, खत्म। इस टाइप का रिएक्शन है, इस टाइप का रिएक्शन है। तो आई होप कि आपको ये जनरल रिएक्शन समझ में आया होगा। ये भी रिएक्शन का पाथ क्या होगा सर, SN2 होगा। क्या होगा, SN2 होगा। यानी कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो जल्दी से अब बेटा इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे, फिर हम लोग और भी चीजें देखेंगे। जल्दी करो बेटा। चलो बेटा अब हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है, क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कंप्लीट द गिवन रिएक्शन। क्या करना है, रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। अब देखो ध्यान देना क्या कर रहे हैं बेटा, कर क्या रहे हैं हम लोग, ध्यान समझो कि ये जो हमारे पास CH3Cl है, CH3Cl जो है इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, तो बच्चा बोलेगा कि सर कुछ नहीं करना, आप मैग्नीशियम को उठाओ बीच में इंसर्ट कर दो। सबसे पहला काम क्या होगा, इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम बिटवीन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अगर मैं मैग्नीशियम को अल्काइल हैलाइड के बीच में इंसर्ट करता हूं तो जो चीज बनकर तैयार होगा वो क्या होगा, CH3MgCl। क्या हो गया ये सर, ये हमारा एक टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये हमारा एक टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, यानी इस पर नेगेटिव, इस पर 2 पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। अच्छा, अब एक बच्चे का डाउट आएगा, एक बच्चे का डाउट आएगा सर वो मेरे को एक बात बताओ। मैं पूछा क्या बताना है बेटा, तो बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा है, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हमें ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होगा। या लार्ज अमाउंट नहीं कहना चाहते तो फेयर अमाउंट कह लो। हाँ सर, इसका मतलब सर हम लोगों ने कहीं ना कहीं रिएजेंट को कुछ फेयर अमाउंट में लिया होगा, रिएजेंट को हम लोग कहीं ना कहीं कुछ फेयर अमाउंट में लिया होगा। मैं बोला हाँ लिया होगा। इसका मतलब सर लेट से कि मैंने 4 मोल ले लिया, लेट से मैंने 4 मोल ये ले लिया। क्या मैंने क्या ले लिया बेटा, 4 मोल मैंने ये रिएक्टेंट को ले लिया और 4 मोल मैंने मैग्नीशियम भी ले लिया। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनके तैयार हुआ ये भी कहीं ना कहीं हमारा 4 मोल है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा 4 मोल है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट बेटा ये बताओ कि तुम पूछना क्या चाह रहे हो, तुम पूछना क्या चाह रहे हो। तो बच्चा बोलेगा सर मैं पूछना ये चाह रहा हूं, मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि सर देखो सर अगर ये लार्ज अमाउंट में है, अगर ये लार्ज अमाउंट में है, अगर ये मैंने 4 मोल ले लिया है तो 4 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे सर, 4 into Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बेटा। एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। Na मतलब अवोगाड्रो नंबर विच इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 4 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सर, इसका 4 टाइम्स Na कर दो, 4 टाइम्स Na कर दो। मैं बोला हाँ सही बात है, 4 टाइम्स Na कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बच्चा बोलेगा कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ये काफी अधिक नंबर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये मॉलिक्यूल्स काफी अधिक नंबर में प्रेजेंट हैं। मैं बोला हाँ। तो बच्चा बोलेगा कि सर सुनो हमारा पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनके तैयार हो गया, हमारा पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनके तैयार हो गया। मैं बोला बिल्कुल बनके तैयार हो गया। तो बच्चा बोला कि सर एक चीज और भी तो हो सकती है। मैं पूछा क्या, कि सर ये जो हमारे पास है CH3Cl, ये जो हमारे पास CH3Cl है इस पे CH3MgBr जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना वो जाके इस मिथाइल पर अटैक कर दे और ये क्लोरीन को बाहर कर दे और क्या बना ले CH3।
अब क्योंकि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन भाई नहीं मिल रहा है, इस वजह से जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किसके तरह एक्ट कर जाएगा सर, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर जाएगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा। मैं बोला अच्छी बात है, ये सोचना चाह रहे हो, ठीक है। अब मैं जो चीजों को समझा रहा हूं वो बात ध्यान से सुनना, पॉइंट लिखो। ऐसा नहीं है कि ये वाला स्टेप होता नहीं है, ये वाला स्टेप होता है ये स्टेप, लेकिन एट रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, this process is very slow। मतलब कहने का ये बेटा कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसी अल्काइल हैलाइड पर अटैक करके ये जो प्रोडक्ट बना रहा है बेटा, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। क्या होता है? बहुत स्लो होता है, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अब क्योंकि ये बेटा रेट बहुत स्लो हो जा रहा है, ये प्रोसेस बहुत स्लो है, इसका मतलब प्रोसेस स्लो है, इसका मतलब क्या? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। ये वाला प्रोसेस स्लो होने का मतलब क्या हुआ बेटा, आप क्या समझ रहे हो? सर प्रोसेस स्लो है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, प्रोसेस स्लो है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है तो बेटा हम लोग इतना अधिक टाइम तो नहीं देंगे, तो कई किताबों में लिख देता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, एज रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लोअर, हेंस we assume there is no reaction between alkyl halide and alkyl Grignard रिएजेंट। समझ पाए बात को? क्योंकि ये वाला स्टेप बहुत स्लो है, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है, इस वजह से हम लोग ये मान लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्काइल हैलाइड में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। सर क्यों मान लेते हैं? क्यों मान लेते हैं? मनमर्जी है क्या? बेटा मनमर्जी नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा। थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा। सर क्या दिमाग लगाना है? आओ समझाता हूं। देखो, अगर बेटा ये स्टेप स्लो है, इसका मतलब अगर ये वाला स्टेप स्लो है, इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो बहुत लेस अमाउंट में बनेगा। अगर यहां से यहां जाने का स्टेप ही बहुत स्लो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में बनेगा। क्यों? अरे भाई अगर ये दोनों रिएक्शन फास्ट करते हैं तो प्रोडक्ट जल्दी बनता, अगर प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है तो कम टाइम में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ सर, लेकिन ये दोनों रिएक्शन स्लो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में स्लो रिएक्शन होने की वजह से प्रोडक्ट देर में बन रहा है, और अगर प्रोडक्ट देर में बन रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट कम बनेगा। मान लो इनके बीच में रिएक्शन फास्ट होता तो 1 घंटे में जो प्रोडक्ट बनना होता वो ज्यादा अमाउंट में होता। हाँ सर, लेकिन इनके बीच में रिएक्शन स्लो है तो 1 घंटे में हमको जितना प्रोडक्ट चाहिए वो कम अमाउंट में होगा। हाँ या ना बोलो सर? बिल्कुल। अब यही बात है बेटा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर स्लो है, इस वजह से जो हमको प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि मान लो मैंने 4 मोल ये लिया था तो हो क्या जाता है, लगभग 4.56 इस तरह से इतने मोल्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनकर तैयार हो जाते हैं, और 0.5 मोल्स के आसपास ही ये बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, मैक्सिमम प्रोडक्ट यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है, ये बस थोड़ा सा अमाउंट में बन रहा है, ये प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा अमाउंट में बन रहा है, तो हम लोग क्या मानेंगे? इसको नलीफाई, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, हम लोग इसको अवॉइड कर देंगे। हम लोग मेजर, देखो जो अधिक अमाउंट में बन रहा है वही तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट हुआ कि नहीं? जो अधिक अमाउंट में बन रहा है वही तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल हुआ। तो हम लोग मेजर प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे और इसको हम लोग एज ए मेन प्रोडक्ट मान लेंगे। ये वाला बात समझ में आया आपको कि
इसको हम लोग क्यों अवॉइड कर रहे हैं? हम लोग ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं कि यहां से यहां कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है? एक्चुअली तो हो रहा है, लेकिन यहां से यहां, यानी कि जब ये अल्काइल हैलाइड और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से जो उनको प्रोडक्ट ऑप्टेन हुआ वो बहुत कम अमाउंट में ऑप्टेन हुआ। अब अगर प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में ऑप्टेन हो रहा है मेरे बच्चे, अगर प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में ऑप्टेन हो रहा है मेरे बच्चे, इसका मतलब लोग क्या मानेंगे? हम लोग उस चीज को निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? समुद्र से एक दो बूंद पानी निकालोगे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, मेजॉरिटी चीज तो ये बन रही है ना, मेजॉरिटी चीज तो ये बन रही है ना, ये लार्ज अमाउंट में बन रहा है, ये लेस अमाउंट में बन रहा है, तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे? सर ऑब्वियसली इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक बात है? हाँ सर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आई कि सर ये बताओ कि ये वाला चीज कम अमाउंट में बन क्यों रहा है, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों है? तो ये मैं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। तब तक आप सारी बातों को लिख लो एक बार, इसको मैं बताऊंगा लेकिन अगले पेज पे। तब तक आप इन सारी बातों को लिख लो ध्यान से, जल्दी लिखो। तो चलो बालक, हम लोग अब इस पॉइंट को ध्यान से समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे और सारी चीजों को देखेंगे और एग्जांपल समझेंगे और इसके और तह तक जाएंगे और डिटेल में इसके रीजन को हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, मतलब पूरा चीजों को समझेंगे हम लोग, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे सर। लेकिन पहले इस पॉइंट को ध्यान से समझो। जिस चीजों को मैंने समझाया था पिछली बार, अभी पिछले पेज पे एग्जाम्पल से मैंने जिस चीज को समझाया था उसी चीज को विथ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सर क्या लिखे हुए, एक बार पढ़ के सुना दो। बिल्कुल लिखा हूं बेटा, द कार्ब एनायनिक कैरेक्टर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज RnGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला RnGX मेक्स देम अ पावरफुल बेस। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पावरफुल बेस कौन बना रहा है? इसके पास जो कार्ब एनायनिक कैरेक्टर है, मतलब देखो ये R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हाँ सर, R हमारा कोई कार्बन का ग्रुप है। बिल्कुल सर, यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं सर? बिल्कुल आ रहा है। तो ये जो कार्ब एनायनिक कैरेक्टर डेवलप हुआ, कार्बन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। ये बातें क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखो, पावरफुल बेस, हाउएवर दे आर ओनली फेयर न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बस ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल है। सर सुनो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अच्छा बेस है, मान लिया। सर ये ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल क्यों है? इसको मैं समझाऊंगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बस एक फेयर न्यूक्लियोफाइल कैसे है, बस वो एक फेयर न्यूक्लियोफाइल कैसे है, इसको मैं समझाता हूं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे की चीज समझ लेते हैं। पहले आगे की बातें पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे। फिर 10 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव SN2NA2 रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। मतलब अब क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अच्छा बेस तो है ही, लेकिन साथ साथ ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक तो अच्छा बेस है, उसके साथ ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल भी है। इसका मतलब क्या? ये SN2 और E2 दोनों रिएक्शन को शो कर सकता है, हाँ या ना? सर बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। Fortunately, both SN1 and E2 reaction between alkyl halide and Grignard reagent are sufficiently slow। अब ये देखो, यहां से पॉइंट को आप करो अंडरलाइन। बोथ SN2 and E2 रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर सफिशिएंटली स्लो, धीरे होते हैं। अच्छा, अब इसको रिलेट करो। मतलब क्या था? मैंने जो क्वेश्चन कराया था CH3Cl, इसको मैंने रिएक्ट कराया Mg इन ड्राई ईथर से, क्या बना सर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, CH3MgBr बना। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, अगर ये अल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करके SN2 रिएक्शन करना चाहे तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। सर ये सबसे अच्छी बात क्यों है? बताता हूं। सिमिलरली जैसे वहां पे SN2 रिएक्शन स्लो हो रहा था, अगर E2 रिएक्शन का चांस होता ना तो वो भी स्लो होता। सर समझाओ इसको, E2 वाला समझा दो, पहले समझाता हूं। E2 वाला पहले समझाता हूं। जैसे देखो, हमारे पास ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हमारे पास क्या हो गया? ये RCl हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया कि नहीं हो गया? फिर बिल्कुल हो गया। इसका रिएक्शन मैंने कराया Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर को मैं शॉर्ट फॉर्म में DE लिख दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा? बच्चा बोलेगा सर ये वाला जो कार्बन है और ये जो क्लोरीन है, इसके बीच में Mg को इंसर्ट कर दो। मैं बोला बिल्कुल ठीक बात है, कर देता हूं बेटा। ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा? CH3 CH2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, B और
Cl। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनके तैयार हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल हो गया, सर बिल्कुल हो गया। अब मैं ये एक चीज कहना चाह रहा हूं, कि अगले स्टेप में ऐसा नहीं हो सकता क्या कि सर ये क्लोरीन हो गया? हाँ सर, इस क्लोरीन से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन बीटा कार्बन, सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब इसके पास बीटा हाइड्रोजन भी तो है। हाँ सर, बीटा हाइड्रोजन भी है। अब सर आपने एक बात बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अच्छा बेस है। हाँ, अब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अच्छा बेस है तो इसको जाके इस यहां से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए था, इस बॉन्ड को यहां पर शिफ्ट होना चाहिए था और क्लोरीन को बाहर निकल जाना चाहिए था, ताकि जो मॉलिक्यूल लास्ट में बनके तैयार हो वो ये हो जाए। मैं बताता हूं बेटा, ये भी होता है, ये भी बनता है, लेकिन ये भी वेरी स्लो। सर ये भी बहुत स्लो क्यों बनता है? अभी तो आपने बोला था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अच्छा बेस है। हाँ सर, ये भी बहुत स्लो क्यों हो रहा है? अब आओ समझते हैं स्लो क्यों हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा, लेकिन जब उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। सर वो एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से होंगे? कैसे पता चलेगा कि यहाँ का हाइड्रोजन बहुत एसिडिक है, यहाँ कम एसिडिक है? उसके लिए मैंने प्रॉपर सारे स्टेटमेंट, सारे एग्जांपल्स करवाए हैं कि कहाँ कहाँ के हाइड्रोजन को हम लोगों को एसिडिक ट्रीट करना है। यहां का हाइड्रोजन जो है बेटा, ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है, अनफॉर्चुनेटली उतना एसिडिक होता नहीं है। हाँ सर, इसकी वजह से जो यहां पर ये वाला प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में बनता है। और सर ये प्रोडक्ट लेस क्वांटिटी में बन रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना वो रिएक्टेंट पे दोबारा अटैक करके ये जो प्रोडक्ट बना रहा है वो बहुत ही स्लो रेट में बना रहा है, जैसे SN2 में होता था वैसे ही सेम चीज E2 में भी होने लगा। अच्छा सर रुको, अभी आपने स्ट्रॉन्ग बेस बोला था, तो सर किसी पर्टिकुलर केस में ही आपने स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोला था? समझो, इसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि वो जो पर्टिकुलर केस मैंने कराया था, जहां पे मैंने आपको एसिडिक हाइड्रोजन का लिस्ट बनवाया था कि अगर टर्मिनल अल्काइन से अटैच हाइड्रोजन है तो एसिडिक है, अगर फास्फोरस से अटैच हाइड्रोजन है तो बहुत अधिक एसिडिक है, अगर सल्फर से अटैच हाइड्रोजन है तो बहुत अधिक एसिडिक है, अगर फ्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन है तो बहुत अधिक एसिडिक है, अगर क्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन है तो बहुत अधिक एसिडिक है, अगर नाइट्रो ग्रुप के अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन है तो बहुत अधिक एसिडिक है। सारी चीजों मैंने कराया था बेटा, ये जो मैंने आपको सारी चीजें कराया था, इसमें आप ध्यान देना कि वहां के जो हाइड्रोजन होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं। अब क्योंकि वहां के हाइड्रोजन अच्छे खासे एसिडिक हैं, इस वजह से ये बहुत जल्दी बहुत अच्छे बेस की तरह एक्ट कर जाता है और उस रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है वो इतना एसिडिक है नहीं कि वो इस रिएक्शन को बहुत फास्ट रेट से कर सके। ठीक है? हाँ सर। अब सर एक बात बताओ, तो सर ऐसा हो क्यों रहा है? एक रीजन तो आपने बता दिया कि वहां के ज्यादा एसिडिक है, एक रीजन और है, उसको भी समझेंगे हम लोग उसको भी समझेंगे। बट अभी तक ये रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों हो रहा है, ये पॉइंट समझ में आया क्या? हाँ सर, ये समझ में आया। इससे फायदा क्या हुआ? मैंने लिखा फॉर्चुनेटली ये हमारे लिए फायदेमंद है। सर ये फायदेमंद कैसे है? अब आओ समझो बात। बेटा हमारे लिए फायदेमंद ऐसे है कि अगर ये प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में बनेगा, इसका मतलब हम लोग ज्यादा अमाउंट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना पाएंगे। मैं अगर 5 मोल ये लेता हूं, अगर मैं 5 मोल ये वाला मॉलिक्यूल लेता हूं और लेट से ये बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, मान लिया कि ये 0.2 मोल बस बनता है, इसका मतलब क्या? सर 4.8 मोल हमारा 4.8 मोल क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अच्छा ये फायदे की बात थी सर। हाँ, अगर ये वाला रेट बेटा फास्ट होता तो होता क्या? जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता वो इस अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता। मतलब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता ही नहीं। ओके सर, समझ गए बात को, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वांटिटी कम हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है? ये जो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है, इससे हमको फायदा क्या हुआ कि हम लोग अपने डिजायर्ड अमाउंट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना पाएंगे। पक्की बात? हाँ सर। तो वही बात लिखा हो कि फॉर्चुनेटली बोथ SN2 and E2 रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड अल्काइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर सफिशिएंटली स्लो, ठीक, दैट अल्काइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन एक्सीलेंट यील्ड। ये देखो
इससे फायदा क्या हुआ कि जो हम लोग अल्काइल ग्रिग्नार्ड रीजन को बना रहे हैं वो अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम के हेल्प से वो एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में बन जाएगा, क्योंकि ये SN2 और E2 बहुत खराब शो कर रहा है। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत स्लो है। क्या ये बातें समझ पाए आप लोग? क्या ये बातें समझ पाए आप लोग कि SN2 रिएक्शन खराब कर रहा है अपने में और अपने में E2 भी खराब कर रहा है? इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, इससे फायदा ये हुआ। तो जल्दी से बेटा आप सारे पॉइंट को लिखोगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लोगे, फिर हम लोग इसमें और डिटेल में जाएंगे। हम लोग इसमें और डिटेल में जाएंगे कि सर कर क्यों रहा है ऐसा, कर क्यों रहा है ऐसा। जल्दी लिखो बेटा। तो चलो बेटा अब हम लोग ये समझते हैं कि रीजन क्या है इसके पीछे क्या है, मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक फेयर न्यूक्लियोफाइल कैसे है समझते हैं। जैसे लेट से वी हैव द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr, हमारे पास CH3 MgBr एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हाँ सर, CH3 नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव Br नेगेटिव, ठीक है सर। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा सर? ये सर ये न्यूक्लियोफाइल तो एक्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेटा मैग्नीशियम और Br के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, मैग्नीशियम और Br के बीच में अच्छी आयनिक बॉन्डिंग हो जाती है और यहाँ पे Br फ्री नहीं होता, यहाँ पर कंप्लीट आयनिक बॉन्ड होता है और Br फ्री नहीं होता, ये अच्छे तरीके से मैग्नीशियम से चिपका हुआ होता है, ठीक है। हाँ सर, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अब आओ देखो बात को, यानी कि न्यूक्लियोफाइल कौन बना सर? CH3 नेगेटिव। कौन बना? CH3 नेगेटिव। अब बात को ध्यान समझना, मैंने आपको एक चीज बताया था कि CH3 और Mg के बीच में 50% तो आयोनिक कैरेक्टर होता है और 50% कोवलेंट कैरेक्टर होता है। अच्छा, इससे क्या हुआ सर? इससे क्या हुआ सर? बेटा एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और वो इजीली मूव कर सके कहीं भी। अरे भाई मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, भारी न्यूक्लियोफाइल है, तो वो उसका मूवमेंट वो कम मूव कर पाता है। हाँ या ना बोलो? हाँ सर, हाँ सर, सही बात है। लेकिन अगर हमारे पास स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या? उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी भी अधिक। तो अगर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज डेंसिटी अधिक तो चार्ज को जल्दी डोनेट करना चाहेगा, पहला रीजन। और दूसरा रीजन क्या हो गया? क्योंकि उसका साइज स्मॉल है तो जल्दी किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव भी कर जाएगा। मतलब कि मान लो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर जाके अटैक करना है तो इसका साइज छोटा है, इसका मतलब इस पर चार्ज डेंसिटी भी अधिक है और बहुत जल्दी इस पर जाके अटैक कर देगा, वो जल्दी से आएगा इस पर अटैक कर देगा। लेकिन अगर साइज बड़ा है तो इसको यहां से यहां पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। हाँ सर, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल अच्छा वो हुआ जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी तो अच्छी हो, जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी तो अच्छी हो लेकिन उसके साथ वो ठीक तरीके से मूव भी कर पाए। वो वाला न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी तो बढ़िया हो लेकिन वो साथ ही साथ अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से मूव कर पाए। ओके सर, अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है? यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि ये जो हमारे पास CH3 नेगेटिव है या फिर ये जो हमारे पास R नेगेटिव है, ये कंप्लीटली फ्री नहीं है, नॉट कंप्लीटली फ्री, ये पूरी तरीके से फ्री नहीं है। और बेटा अगर ये पूरी तरीके से फ्री नहीं है और अगर ये पूरे तरीके से फ्री नहीं है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? अच्छा, ये पूरी तरीके से फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि सर हमको पता है इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह 100% इसके ऊपर नहीं है, इसके बहुत करीब है लेकिन फिर भी दोनों के बीच में ही है, दोनों के बीच में ही है बट इसके बहुत ज्यादा करीब है, हद से ज्यादा करीब है, ठीक है। हाँ सर, पूरी तरह से इसके पास नहीं है, पूरी तरह से इसके पास नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई, ये बात हो गई। अच्छा, इस वजह से ये क्या है? एक फेयर न्यूक्लियोफाइल, बस एक ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल है, बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अब अगर बेटा ये फ्री टू मूव नहीं है, इसका मतलब ये कैन नॉट क्या बोल दूं? कैन नॉट, मतलब ये अगर ये बेटा फ्री टू मूव नहीं है, इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन है वहां पर बहुत आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या लिख दो? कैन नॉट रीच द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट
पोजीशन एट फास्ट रेट, एट वेरी फास्ट रेट। अब बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन में बहुत फास्ट रेट पे नहीं पहुंच पाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? अरे भाई जहां पर इलेक्ट्रॉन चाहिए वहां पर बंदा पहुंच ही नहीं पाया तो इलेक्ट्रॉन देगा कैसे? नहीं दे पाएगा ना। हाँ सर, हाँ सर, इसका मतलब कैन नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन इन फास्ट वे। इसका मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही तेज तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता सर, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता सर। पक्की बात? हाँ सर। और बेटा अगर किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को ये फास्ट वे में जल्दी से इलेक्ट्रॉन को नहीं डोनेट कर पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर वाकई में ये बस एक फेयर न्यूक्लियोफाइल ही है। अच्छा, अगली बात, अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, ये कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा कब? व्हेन गुड एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। मतलब कि अगर अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन आसपास में है तब तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन वहीं जब हम लोग E2 रिएक्शन कराते हैं, जो हम लोगों ने अभी केस देखा कि यही था ना हमारा CH3 CH2 Cl, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहां वाला जो बीटा हाइड्रोजन है ये उतना एसिडिक नहीं है। अब क्योंकि अगर बेटा इसके पास बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन न हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आसपास अगर बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन न हो, उस केस में नॉर्मल बेस की तरह ही एक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही इसके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन आता है, ये भी एक एसिडिक बेस की तरह ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक बात है? पक्की बात है सर? बिल्कुल पक्की बात है। अब क्योंकि अच्छा सर ये बताओ कि ये वीक बेस की तरह, वीक बेस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह यहां पे एक्ट क्यों नहीं करता? सेम वही रीजन है कि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फ्री नहीं है दोनों बंदों के बीच में। पक्की बात? हाँ सर। तो क्या आप ये समझ पाए, क्या मैं आपको ये समझा पाया कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारे पास, जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो फेयर न्यूक्लियोफाइल क्यों है? इसमें कोई समस्या, कोई तकलीफ? नो सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं। तो जल्दी से आप बेटा इन सारी चीजों को नोट डाउन करोगे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जल्दी नोट करो। तो चलो बेटा अब देखते हैं हम लोग ये वाला चीज। यहां पर देखो क्या होता है बेटा कि सबसे पहली बात करना क्या है? सबसे पहली बात आप एक चीज देखो कि ये क्या है? अलाइलिक हैलाइड है। क्या है? अलाइलिक हैलाइड है। सर ये एलाइलिक हैलाइड कैसे है? देखो अगर अभी तुम ये सवाल मेरे से पूछ रहे हो तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुमको क्या ये नहीं पता ये एलाइलिक हैलाइड कैसे है? अरे भाई ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो ये एक एलाइलिक हैलाइड का केस हो गया। एलाइलिक हैलाइड मतलब कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो, इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, हाँ सर, और ये कार्बन फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? अलाइलिक कार्बन। क्या हो जाएगा? अलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अलाइलिक कार्बन, और अलाइलिक कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अलाइलिक हाइड्रोजन, तो इसको हम क्या बोल देंगे? अलाइलिक हैलाइड। ये सारी बातें पढ़ा रखा हूं, दोबारा बताना पड़ रहा है, देखो रिवीजन नहीं किए हो इसका मतलब। अगला पॉइंट, अब होता क्या है? सबसे पहला काम क्या है? मैग्नीशियम का हम लोगों ने रिएक्शन कराया इस एलाइलिक हैलाइड से। सबसे पहला काम क्या करो? कार्बन और ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दो। सबसे पहला काम कार्बन और ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दो। कर दिया सर? कर दिया। ब्रोमीन और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दिया। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है। अब मैग्नीशियम क्या है सर? मेटल है, तो मेटल पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव आएगा सर? इस पे 2 पॉजिटिव आएगा, इस पे 1 नेगेटिव, इस पे 1 नेगेटिव। इस पे 2 पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन Br के पास, एक इलेक्ट्रॉन CH2 के पास, इस वजह से 2 पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है? हाँ सर। अब ये बनाओ पूरा, ये बनाओ पूरा।
अब बेटा ध्यान देना कि जो ये मॉलिक्यूल बना, जो ये वाला चीज है इसमें, क्या ये स्टेबल नहीं है? क्या ये स्टेबल नहीं है सर? कैसे स्टेबल? देखो ये रेजोनेंस स्टेबल है कि नहीं? हाँ सर। नेगेटिव सिग्मा पाई, क्या यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा? तो बिल्कुल हो रहा है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि ये जो बंदा है वो स्टेबल है। तो होगा क्या बेटा फर्दर? अब क्या होगा, जो हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना वो क्या करेगा फर्दर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाके अब इस अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करना शुरू करेगा। ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बेटा, ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया, इसको मैं ठीक से लिखता हूं पहले। ये हो गया हमारा CH2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बन जाता है तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव जाएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस ब्रोमीन को बाहर निकालेगा और क्या बना लेगा बेटा? ये बना लेगा। ये हो गया CH2 और ये स्ट्रक्चर बना लेगा, ये कंपाउंड बना लेगा। अब ध्यान देना कि यहाँ पर जो रेट है ये होगा फास्ट। यहाँ पर जो रेट ऑफ SN2 है ये क्या हो गया? रेट ऑफ SN2 है, ये क्या होगा? ये होगा फास्ट। सर यहाँ पर रेट ऑफ SN2 फास्ट क्यों हो रहा है? अलाइलिक हैलाइड के केस में जो SN2 है वो फास्ट रेट से हो रहा है, लेकिन पुराने वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि SN2 बहुत स्लो रेट से होता था। इस वजह से हम लोग वहां पर अवॉइड करते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कराना। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर ये फास्ट हो रहा है SN2, इसका मतलब यहाँ पे रैपिड SN2 है। सर क्यों? यहाँ पर रैपिड SN2 क्यों है? यहाँ पर SN2 रिएक्शन फास्ट क्यों हो रहा है? देखो, क्योंकि यहाँ पे इस बंदे को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है, पहली चीज। एक यहाँ पर इस बंदे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का, देखो SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, हाँ या ना सर? बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना वो भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है बेटा वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है। वो किसको अचीव कर लेता है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी को। ठीक बात है? हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। इस वजह से यहाँ पर रैपिड SN2 होता है। सिमिलरली अगर बेंजाइलिक हैलाइड हो, ये तो हो गया अलाइलिक हैलाइड का केस। अगर हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड हो, सर बेंजाइलिक हैलाइड क्या हो गया? सर ये वाला जो हो गया उसको कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेटा ये जो बेंजाइलिक हैलाइड है, सेम वे में ये बेंजाइलिक हैलाइड भी रैपिड SN2 करता है। समझ गए? हाँ सर। यानी कि हम लोगों ने वहां पे जो दो केस देखा था, क्या केस देखा था सर? कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो फर्दर अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके वो SN2 रिएक्शन को स्लो रेट से स्लो करता है ना। मतलब हमने अल्काइल हैलाइड को Mg से रिएक्ट करा, हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्दर इस अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट स्लो रेट में करता था। ये जो चीज हम लोगों ने पढ़ा था बेटा वो क्या है? यहाँ पर वो चीज तो ठीक थी लेकिन इन दोनों केस में वैलिड नहीं है। मतलब यहाँ पर अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड ये फास्ट SN2 करते हैं, मतलब कहने का ये है कि पहले ये Mg इन ड्राई ईथर से रिएक्ट करके ये बना तो लेंगे, ये इन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना तो लिया, लेकिन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही फास्ट रेट में, बहुत ही फास्ट स्पीड से इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है SN2 वाला। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना बेटा वो बहुत फास्ट रेट से इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेता है। बहुत फास्ट रेट से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ SN2 रिएक्शन को शो करता है। सेम वे में जो मेरे पास बेंजाइलिक हैलाइड है वो भी सेम काम करेगा कि पहले बेंजाइलिक हैलाइड क्या करेगा? सबसे पहले जो बेंजाइलिक हैलाइड है बेटा ये सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा? जब हम लोग इसका Mg इन ड्राई ईथर से रिएक्शन करवाएंगे तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ ये मिलेगा, है ना? CH2 नेगेटिव Mg Br नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ये हो गया। हाँ सर। अब बेटा जैसे ही ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बहुत ही फास्ट रेट से इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक, हाँ सर। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब बहुत फास्ट रेट से इससे रिएक्शन करेगा और SN2 मैकेनिज्म को शो करेगा। ठीक है,
ठीक है, तो आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई आपको। तो जल्दी से पहले आप इन सारी चीज़ों को लिख लो, फिर मैं इसको पॉइंट के थ्रू लिखवा देता हूँ। जल्दी लिखो। तो चलो बेटा, जो चीज़ों को मैंने पढ़ाया है अब मैं उन चीज़ों को आपको पॉइंट के फॉर्म में लिख के दे दिया हूँ। आप लोग जल्दी से इसको रीड करके समझ लो। क्या लिखा हुआ है? ओनली पर्टिकुलरली रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड सच एज अराइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड सो रैपिड SN2 रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड ये दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अच्छा खासा SN2 रिएक्शन शो करेंगे। ठीक बात है? पक्की बात है सर? बिल्कुल पक्की बात है। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, ठीक, ये क्या हो गया सर? ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैंने क्या किया, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बेटा मैंने इस अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने इस अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया। क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? सर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये आयोडीन हटेगा और वहाँ पे खुद लग जाएगा। 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6 7 8 9 कार्बन, 6 7 8 9 ये हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। फिर से गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये प्रोडक्ट बनके हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। अब बच्चा बोलेगा सर ये बहुत स्लो रेट से होगा ना? बेटा रिलेटिवली तो स्लो होगा सर, ये तो बहुत धीरे रेट से होगा। बेटा रिलेटिवली स्लो होगा, लेकिन आप इसको पिछले वाले से कंपेयर मत करना। क्यों मत कंपेयर करना बेटा? पिछले वाले से कंपेयर इसलिए मत करना क्योंकि मैंने पिछला एग्जाम्पल क्या लिया था, CH3 MgBr। हाँ सर, पहले क्या था कि हमारा जो CH3 था, CH3Br, इसको मैंने Mg से ट्रीट किया था तो क्या बना था? ये बना था। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के तैयार हुआ वो इस CH3Br से बहुत स्लो रिएक्शन करेगा। क्यों रिएक्शन स्लो करेगा? क्योंकि ये वाला स्टेप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने का स्टेप फास्ट होता है। बट यहाँ पर भैया मैंने पहले से ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के ले लिया है। हमने क्या किया बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहले से ही हम लोग इनफ अमाउंट में प्रिपेयर कर लिए हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक ही काम है, इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना। यहाँ पर दो काम था। एक काम क्या था कि अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी बनाना है और दूसरा काम क्या था, अल्काइल हैलाइड को, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया बेटा, पहला काम क्या था कि अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी बनाना है, साथ ही साथ इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट भी करना था SN2 में। बट यहाँ पर तो सिर्फ एक काम है ना, यहाँ पर सिर्फ एक काम है ना, क्या कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस अल्काइल हैलाइड से SN2 में रिएक्ट करना है। बस यहाँ पे एक ही काम है। यहाँ पे दो काम था। यहाँ पे दो काम क्या था कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड था इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी बनाना था, साथ ही साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फर्दर इस अल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करके SN2 मैकेनिज्म में शो करना था। तो SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर स्लो होता था और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन रेट फास्ट होता था। लेकिन यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए केवल एक काम है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि SN2 पाथ को शो करना। इसके लिए बस एक काम है कि यहाँ पर SN2 पाथ को शो करना। तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली फास्ट वे में बनेगा इससे कंपैरिजन में। समझ गए बात को? तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा मत बोलना कि सर स्लो यील्ड, ये यील्ड, वो नहीं। यहाँ पर मैंने तुमको पहले ये रिएजेंट दे दिया और ये रिएक्टेंट दे दिया। मैंने तुमको यहाँ पर रिएक्टेंट और रिएजेंट प्रिपेयर करके खुद दे दिया। अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन करना ही नहीं है। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करना ही नहीं है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक ही काम रहा कि वो इस सबस्ट्रेट पे अटैक करे और SN2 रिएक्शन को शो करे। इसके पास बस एक काम बचा। ठीक है? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या हम लोग इसको एक बात बोल सकते हैं, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है। सर कैसे पता आपको कि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है? बेटा जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो, एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होता है तो हम लोग उसको इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है? हाँ सर। लेकिन अगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो जाए तो उसको हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और एक बात लिखना, चलो मैं उसको बाद में लिखवाता हूँ। चलो पहले एक क्वेश्चन करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे
सबसे पहला काम क्या बच्चा बोलेगा, तो सबसे पहला काम ये हो गया कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म कर दो। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, कर दो फॉर्म। तो बच्चा क्या बोलेगा, सर देखो यहाँ से इस तरह से, यहाँ से मैंने 1 मोल Mg लिया है, बस बेटा ध्यान दो, अगर मैं 2 मोल Mg लेता तो यहाँ पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता, यहाँ पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता। चलो पहले मान लो मैंने 2 मोल Mg ले लिया, ये एग्जाम्पल कर लो, 2 मोल Mg ले लिया, तो क्या होगा यहाँ पर और यहाँ पर दोनों 2 Mg है, हम 2 जगह पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना सकते हैं, हाँ या ना बोलो, हाँ सर। तो आप क्या करोगे सर, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 नेगेटिव Mg Br+2 ये बन जाएगा, ठीक, हाँ सर, पक्की बात, हाँ सर। लेकिन अब देखो अगला काम क्या करते हैं, ये Br ले लिया, ये भी Br ले लिया, इसका रिएक्शन हम लोग यही Mg से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 1 मोल Mg लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह Mg इंसर्ट होगा और एक जगह पर ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, हाँ या ना बोलो सर, बिल्कुल। यानी कि यहाँ से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के तैयार होगा वो CH2 नेगेटिव Mg+2 और Br नेगेटिव होगा, और ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, माफ करना, Br, तो क्या हो जाएगा Br, ठीक है, पक्की बात। इतना लिख लिए, इतना लिख लिए। चलो मैं ऊपर की चीजें मिटा देता हूं। आई होप कि आपने ऊपर वाले पॉइंट लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हो तो लिख लो, पॉज करो, लिख लो, लिख लिया, चलो मिटाता हूं। चलो मिटाता हूं। चलो मिटाता हूं। चलो क्या बन के तैयार हुआ बेटा, यहां से क्या बन के तैयार हुआ, तो बच्चा बोलेगा सर यहां से ये प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, CH2 नेगेटिव Br नेगेटिव Br, ठीक बात है, हाँ सर। अब क्या और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन पाएगा, क्या अभी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन पाएगा, बच्चा बोलेगा नहीं बन पाएगा। मैं पूछूंगा क्यों, बच्चा बोलेगा सर आपने सिर्फ और सिर्फ 1 मोल Mg लिया था और पूरा 1 मोल Mg इधर को जाके इंसर्ट हो गया, आपने बस 1 Mg लिया था तो Mg यहाँ पे जाके इंसर्ट हो गया, इसके लिए कोई दूसरा Mg बचा ही नहीं, यानी कि अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं होगा। तो बेटा अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर फॉर्म नहीं हो रहा तो उसके पास क्या बचेगा सर, उसके पास अब एक ऑप्शन बचेगा बस SN2 करने का। अब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं हो रहा तो बस SN2 को फॉलो करेगा और ये बस यहाँ पर SN2 करेगा। अब बेटा ये SN2 कैसे करेगा, ये बेटा नेगेटिव चार्ज जाएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये ब्रोमीन लीव कर जाएगा और होगा क्या, ये CH2 नेगेटिव जाके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। मतलब समझ पाए बात को, ये CH2 नेगेटिव गया, इस कार्बन पर अटैक किया, ब्रोमीन लीव कर गया। ये CH2 नेगेटिव बेटा इस कार्बन पर अटैक किया, ब्रोमीन लीव कर गया। इसका मतलब क्या कि ये CH2 अब और ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है और ये जो CH2 है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे ज्वाइंट। नहीं समझ पाए बात को, नहीं समझ पाए बात को सर, कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। CH2 क्या कर रहा है, CH2 कर क्या रहा है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है CH2 अपने, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है उन इलेक्ट्रॉन पेयर को इस कार्बन को दे रहा है। अब जैसे ये आपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इन कार्बन को देगा, ये बॉन्ड हटेगा और ये बॉन्ड हटा, मतलब यहां से Br नेगेटिव मिला, यहां से Br नेगेटिव बाहर गया, हाँ सर। और Br समझो कि जैसे Br नेगेटिव यहाँ पे बाहर गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां से इलेक्ट्रॉन आया इधर को, यहां से इलेक्ट्रॉन आया, इस पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल कर दिया, तो क्या इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड नहीं हो गया, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप नहीं हो गया सर। दूसरे तरीके से समझो, दूसरे तरीके समझो, ये जो CH2 है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाके इस कार्बन पर मारा, ये ब्रोमीन हट गया। अच्छा, जैसे ही ब्रोमीन हटा, जैसे ही ब्रोमीन हटा, वैसे ही इन दोनों में एक कनेक्शन हो गया कि नहीं सर, कैसे हो गया, अरे भाई ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, अपने पैसे को ये इसको दे रहा है। तो जो बंदा, अगर मान लो तुम किसी से पैसे लेते हो या किसी को पैसे देते हो, तो तुम दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है कि नहीं, उसी कनेक्शन को तो बॉन्ड कहते हैं, हाँ सर। तो जैसे ही ये CH2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दिया और ये ब्रोमीन बाहर हुआ, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप हो गया कि नहीं सर, बिल्कुल हो गया। और इसी कनेक्शन को तो हम लोग बॉन्ड कहते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको
इस तरह से CH2 नेगेटिव को और इस कार्बन को आपस में ज्वाइंट कर दिया। इसको हम लोग और अच्छे से लिखना चाहें, और अच्छे से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या हम लोग इसे ऐसे नहीं लिख सकते सर? बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ पर सर 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गया। यहाँ पर 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गया। और बेटा जो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन का रेट है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, अगर यहाँ पे बेटा नॉर्मल केस होता तो रिएक्शन थोड़ा स्लो होता। मतलब ये कि अगर यहाँ पर रिंग ना फॉर्म हो रहा होता तो रिएक्शन थोड़ा सा तो स्लो होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, इसमें एक और वेरिएशन समझते हैं। जैसे ये मैंने ले लिया Br, ये मैंने ले लिया Cl। इसका रिएक्शन मैंने कराया Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सबसे पहला काम क्या होगा सर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करोगे। मैंने बेटा बस 1 मोल Mg लिया है, बस मैंने 1 Mg लिया है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या सर? सबसे पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे बेटा? एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, यहाँ पर बेटा मैं मैग्नीशियम को ऐड करूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ पर मैग्नीशियम को ऐड करूँ। इन दोनों में से किस पोजीशन पर मैग्नीशियम को ऐड करूँगा मैं? तो बच्चा क्या बोलेगा सर? ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ है। हमें पता है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी कि ये यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ पर जो फोर्स है वो इस फोर्स से स्ट्रांग है, यहाँ वाला फोर्स इस फोर्स से स्ट्रांग है सर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैग्नीशियम यहाँ पर इंसर्ट होगा। मैग्नीशियम यहाँ पर, जहाँ पर बॉन्ड टूटना आसान वहाँ पे इंसर्शन आसान सर। तो बना दो भाई। ये हो गया हमारा Cl, ये हो गया हमारा CH2, इसके ऊपर नेगेटिव Mg Br बन के तैयार हुआ। हाँ सर, अगले स्टेप में फिर से सर वही बात, ये कार्बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये क्लोरीन बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले के जैसा। क्या ये बातें क्लियर हैं? सर बिल्कुल क्लियर है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये ले लिया मैंने Br। सर Br ले रहे हो बार बार, आयोडीन वगैरह नहीं ले सकते क्या? अरे ले लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में ये मैंने क्या कर लिया? मैंने ले लिया आयोडीन। 1 2 3 4 5 6, ये भी मैंने ले लिया आयोडीन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ सर। अब मैंने क्या किया बेटा? मैंने फिर से इसको Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करवाया। सबसे पहला काम क्या है? इस बार भी मैंने 1 मोल ही Mg लिया है। सर 2 मोल Mg क्यों नहीं ले रहे हो बेटा? अगर 2 मोल Mg ले लूंगा तो यहाँ पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, SN2 हो ही नहीं पाएगा। पक्की बात, अच्छी बात, बढ़िया बात सर, बिल्कुल बढ़िया बात सर, बिल्कुल बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा क्या करो, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पर बना दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बनाओ भाई। 1 2 3 4 5 6, CH2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। देख लो, CH2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लगा है आयोडीन। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा? जाएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये आयोडीन बाहर निकलेगा और हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सर जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करता है और आयोडीन बाहर होता है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में अटैच हो जाएंगे। बेटा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? हाँ सर। होगा क्या? 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन
और ये कार्बन आपस में अटैच हो जाएंगे, आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। आप इसको समझो, आप इसको मैं आसानी समझाना चाह रहा हूँ, इसको ढंग से समझना चाहो तो अगर मैं इस डायग्राम को क्लियरली बनाने की कोशिश करूँ तो चलो इस तरह से ये दोनों कार्बन आपस में अटैच हो जाएंगे। हाँ सर, अब सुनो एक बात ध्यान से सुनो। मान लो अगर मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट कार्बन 1, अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन मानता हूँ तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगा। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन बोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट कार्बन। अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन बोलता हूं तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट कार्बन। यानी कि हो क्या रहा है सर, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। जैसे ही इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दिया और आयोडीन को बाहर निकाला, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। तो कनेक्शन मतलब बॉन्ड डेवलप होने का मतलब क्या कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच हो गए। बॉन्ड डेवलप होने का क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच हो गए सर, अच्छी बात है। तो बेटा आपको एक बात पता है ना, जब भी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन, पहला कार्बन और अंतिम कार्बन जब आपस में डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं तो उस केस में एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है, हाँ सर। अब यहां पर कितने मेंबर के साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो बच्चा बोलेगा सर यहां पर 6 कार्बन है जिसमें पहला कार्बन और छठा कार्बन आपस में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहां पर सर 6 मेंबर रिंग का साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। यहां पर जो बेटा साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा वो कितने मेंबर का होगा, 6 मेंबर का होगा। ठीक है, पक्की बात, बढ़िया बात। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सर? बिल्कुल। तो बेटा आई होप कि ऊपर वाली बातों को आपने लिख लिया, तो मैं इसको इरेज करता हूं। अगर आपने ऊपर वाली बातों को लिख लिया तो मैं इसको इरेज करता हूं। चलो भाई, चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये ले लिया मैंने क्लोरीन, 1 2 3 4 5, है ना, ये भी मैंने ले लिया क्लोरीन, ये भी ले लिया मैंने क्लोरीन। अब मैंने क्या किया बेटा, फिर से वही 1 मोल Mg से रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सबसे पहला क्या सर, सबसे पहले बना दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो आप इन दोनों बॉन्ड के बीच में Mg को इंसर्ट कर दो, बहुत अच्छी बात। Cl हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, यानी कि यहाँ पर CH2 नेगेटिव, Mg 2 पॉजिटिव, Br नेगेटिव। ये बन के तैयार हो गया। यस सर, बिल्कुल ये बन के तैयार हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई समस्या? नो सर, कोई समस्या नहीं। अगले स्टेप में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज चलेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये क्लोरीन बाहर निकलेगा और क्या हो जाएगा सर, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे। कर दो डायरेक्टली अटैच, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच हो गए। सर ये साइक्लिक रिंग बन गया एक टाइप का। मैं बोला हाँ, कितने मेंबर का साइक्लिक रिंग बन गया बेटा? तो बच्चा बोलेगा सर इसको मान लो मैं फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया हमारा थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन, ये हो गया 5 कार्बन। सर 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग बनेगा। तो बेटा इसको अच्छे से लिख दो ना, क्या 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग कुछ ऐसा नहीं दिखता? सर बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान सी बात है। इस तरह से करना है। अच्छा, जो ये वाला स्टेप हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है? SN2 हो रहा है। क्या हो रहा है? SN2 हो रहा है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही मॉलिक्यूल SN2 कर जा रहा है। मतलब क्या? देखो यहाँ पर अब इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा क्या? नहीं सर। अब क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो पाएगा क्या? नहीं सर। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि Mg खत्म हो चुका है। और बेटा अगर Mg खत्म हो चुका है यानी कि फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बन पाएगा। और अगर फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बन पाएगा तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना शुरू करेगा। इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? नहीं सर। अगर इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं तो ये बेस की तरह भी एक्ट नहीं कर सकता। तो अब ये किसकी तरह एक्ट करना शुरू करेगा? सर अब ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना शुरू करेगा। और जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना शुरू करेगा, वो जाएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा, स्टूडेंट को निकालेगा और
ये जो स्टेप होगा बेटा ये SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। किसको फेवर करेगा सर? SN2 मैकेनिज्म को प्रीफर करेगा, उसको फेवर करेगा। ठीक बात है, पक्की बात है। तो इतनी सारी बातें क्लियर हुई क्या? इतनी सारी बातें क्लियर हुई क्या? यस सर। तो क्या आप प्रोडक्ट बना लोगे? क्या आप प्रोडक्ट बना लोगे? हाँ सर। अब देखो एक केस और करते हैं और ये लास्ट केस होगा, ये लास्ट केस होगा। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आसान था ना सर? बहुत आसान था सर, बहुत आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी था सर। चलो इजी पीजी था। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बालक? जैसे सपोज करो ये हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने लगा दिया ब्रोमीन, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया ब्रोमीन। सबसे पहला काम क्या? वही Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इस रिएक्शन को कराओ। होगा क्या? होगा क्या सर? कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या कर दो? आप सबसे पहले क्या कर दो? तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म कर दो। बहुत अच्छी बात है, बना दो भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो। सॉरी Br हो गया ये 1 2 3 4, ये हो गया CH2 नेगेटिव Mg Br हो गया। हाँ सर हो गया। अगले स्टेप में क्या कहोगा? बच्चा बोलेगा सर अगले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये जो कार्बन आयन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर हो जाएगा और किस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? SN2। ठीक, अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूं। जैसे ही बेटा ये कार्बन इस कार्बन पर अटैक किया तो क्या होगा? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर? बिल्कुल हो जाएंगे। जैसे बेटा ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच होते हैं, कितने मेंबर की साइक्लिक रिंग फॉर्म होगी सर? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन सर 4 मेंबर साइक्लिक रिंग फॉर्म होगी। तो बना दो भैया। क्या 4 मेंबर साइक्लिक रिंग ये नहीं होती सर? बिल्कुल यही होती है, यही। अब यहां पर एक बात लिखना कि जो हमारी 4 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी अनस्टेबल होती है। अब बेटा अगर ये थोड़ी सी अनस्टेबल है इसका मतलब स्लो रेट ऑफ SN2। ठीक है। हाँ सर। अगली बात ध्यान से देखो, जो सबसे पहला केस करवाया था मैं, वहां पर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में SN2 रिएक्शन हो रहा था। इस वजह से हम लोग उसको क्या कह रहे थे? इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कह रहे थे? इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है ये विदिन द मॉलिक्यूल हो जा रहा है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है। मॉलिक्यूल का ही एक कार्बन दूसरे कार्बन पर अटैक कर दे रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर ही, मतलब घर में ही लड़ा चल रहा है, घर में ही लड़ाई चल रही है। समझ पा रहे बात को? हाँ, वहां पर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल आते थे, आपस में रिएक्शन करते थे, SN2 मैकेनिज्म को शो करते थे। लेकिन यहां पर जो SN2 मैकेनिज्म हो रहा है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है। तो अगर बेटा मॉलिक्यूल के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन हो, अगर विद इन द मॉलिक्यूल कोई किसी टाइप का रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन बेटा विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात। अब अगली बात ध्यान देना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंटर। मतलब अरे भाई हो क्या रहा है कि रिएक्शन के दौरान एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड बन रहा है। यही हो रहा है ना रिएक्शन के दौरान तो एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड बन रहा है। यही हो रहा है ना, यही प्रोसेस हो रही है ना सर, यही प्रोसेस हो रही है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर आपको इलेक्ट्रॉन इज लाइक पैसा, अगर आपको पैसे चाहिए और वो पैसे अगर आपको अपने के घर से मिल जाए, अगर आपको अपने घर से ही पैसे मिल रहे हैं तो आप उस पैसे को रखोगे कि बाहर जाओगे ढूंढने? सर घर वाले पैसे को जल्दी रख लेंगे। बाहर उधार लेने जाओ, 2 ऑप्शन है कि आपको या तो उधार बाहर से मिले या उधार घर से मिले, तो किस उधार को लेना प्रीफर करोगे? सर घर वाले उधार को लेना प्रीफर करेंगे।
सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक डाई का पैसा, इसको पैसा घर से ही मिल जा रहा है, यहाँ पर पैसा घर से ही मिल जा रहा है, और अगर इसको पैसा घर से मिल जा रहा है इसका मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब जाने आने में टाइम बचा कि नहीं बचा, हाँ सर, और टाइम बचा मतलब रिएक्शन फास्ट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, पक्की बात। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान दोगे, हमेशा इस बात को दिमाग में बैठाए रहोगे कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इंट्रा इज ऑलवेज फास्टर देन इंटर, बट provided the product is more stable। अगर बेटा प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, अगर प्रोडक्ट अच्छा स्टेबल है तभी इंट्रामॉलिक्यूलर में आप ये काम करना, इंट्रामॉलिक्यूलर इंटर से फास्टर तो होगा, लेकिन अगर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कर दिया आपने और प्रोडक्ट क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो उस केस में इंट्रामॉलिक्यूलर स्लो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या बना, 4 मेंबर साइक्लिक रिंग, और 4 मेंबर साइक्लिक रिंग अनस्टेबल होती है, तो अगर ये अनस्टेबल है यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन तो स्लो हो जाएगी सर, स्लो हो जाएगी। क्लियर बात है, पक्की बात है सर, बिल्कुल पक्की बात है। तो बेटा जल्दी से आप इन सारी बातों को नोट करो, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। जल्दी लिखो।